morning everyone. Now again I am here for to you and I hope so you all are healthy and happy and I know you celebrate your राखी टू वेरी वेल। तो आप सभी का हमारी गोकुलदास पब्लिक द्वारा संचालित स्ट्रक्चर्ड सिलेबस बेस्ड ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है। हिंदी विषय के साथ फिर से एक बार हम लोग अपनी कक्षा आरंभ करने जा रहे हैं और मेरे सारे बच्चे जो कि अभी अभी अच्छी बढ़िया सा त्यौहार मनाकर आए हैं, तो मुझे लगता है सभी खुश हैं। बहनों को अच्छे अच्छे उपहार मिले होंगे, भाइयों की कलाई पर सुंदर सुंदर राखियाँ बंधी होंगी, है ना। तो माहौल थोड़ा सा बाहर अस्वास्थ्य वाला है, लेकिन फिर भी मन में खुशियाँ तो है ना। इन सबके बीच में कहीं आप लोग अपनी पढ़ाई तो नहीं भूल गए। याद कीजिए, हम लोगों ने पार्ट 3 अपना व्याकरण का जो पुस्तक है उसका पार्ट 3 शुरू किया था ना, शब्द और वाक्य। तो शब्द और वाक्य में हम क्या कर रहे थे, ध्यान दीजिए बेटा। मैंने आपको पहले समझाया था कि भाषा जो हम अपने भावों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं, फिर भाषा के लिए जो अक्षर यानी कि वर्ण बहुत ज़रूरी थे। इसके पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या समझा था, अपने वर्ण को समझा था। फिर हमने अपना जब ये पाठ आरंभ किया तो हमने आपको बताया था बेटा कि वर्णों को मिलाकर शब्द बनता है ना। क ल म, फिर मात्राएं थी आ ई उ, इनको जोड़कर जब कोई अर्थ देने वाला आकृति बनती है तो उसे हम लोग शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक ध्वनियों के मेल से बने हुए सार्थक ध्वनि समूहों को शब्द कहा जाता है। यानी आपके मुंह से अलग अलग ध्वनियाँ तो निकल रही थी, ये था क, ये था ई, फिर सॉरी आप इस तरह की ई भी लिख सकते हैं, है ना। फिर त आपने बोला था, फिर आ बोला था, फिर ब बोला था। तो क ई त आ ब अलग अलग ध्वनि मुंह से निकल रही थी। फिर जब हम इन सबको इकट्ठा कर देते हैं, क ई त आ ब, तो एक सार्थक ध्वनि समूह क्या निकला, किताब। तो ये क्या कहला गया, आपका शब्द कहला गया था। यानी मुंह से अलग अलग तरह की आवाजें निकले, लेकिन अगर उन आवाजों को इकट्ठा करने पे कोई उसका अर्थ बन जाए तो समझ जाइए कि वो शब्द है। फिर हमने आपको बताया था कि शब्द भी कई प्रकार के थे, है ना। शब्दों को हमने क्या करा था, डिफाइन कर दिया था। ठीक है, डिफाइन कैसे किया था, उसको हमने 3 तरह से बांटा था। या तो आप उनके पैदा होने यानी कि उनके बनने की जो प्रक्रिया है या उनका जन्म जहाँ से हुआ उसके आधार पे बांट लो। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये सब को हमने बनाया नहीं था। इन शब्दों को, जो तत्सम शब्द थे वो शुरू से हैं, जब से धरती पे भाषा बनी है और भाषा में आपके वर्ण या शब्द बने हैं तब से हैं। फिर जो आपके तद्भव थे, जो उसके सरल होने के बाद में शब्द बने थे। फिर कोई से शब्द अपने मन से बन गए थे, जैसे देशज, जो गाँव में हम लोग अपने मन से प्रयोग कर लेते ना, जैसे गड़ू, आपका लोटा जो छोटा सा हो जाता है ना, और गड़ूची होती है। और ऐसे जो शब्द होते हैं जैसे आपकी आप बोलते खिड़की, पगड़ी, है ना। तो ये शब्द जो है वो गाँवों में या अपने ही देश के लिए गए हैं, अपने मन से बन गए। कुछ शब्द हैं जो विदेशी थे, जो बाहर के देशों से आए थे, है ना, जैसे आपकी पेंसिल, इंस्पेक्टर, टीचर। तो ये शब्द भी अपने मन से आए हैं, तो ये भी हमारे क्या हो गए थे, विदेशी शब्द कहलाए थे। फिर एक और कैटेगरी चाहो तो आप शब्दों को, जितने भी दुनिया के शब्द या तो इन 4 कैटेगरी में बांट दो, नहीं तो फिर उनकी रचना के आधार, मतलब उनको हमने कैसे बनाया है उसके बेस पे बांटो। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ मतलब जो हमेशा से एक ही अर्थ के लिए फिक्स होते हैं, जैसे दीवार या रोटी। मैंने बताया था रोटी हमेशा से रोटी ही कही जाती है, रोटी को चावल नहीं कहा जाता है ना। अनाज को अनाज ही कहेंगे, पानी तो नहीं कहेंगे। यानी कि लिक्विड के लिए पानी शब्द ही आपने क्या करा है, फिक्स किया हुआ है, तो वो रूढ़ शब्द था। कोई शब्द यौगिक, जो 2 को मिलाकर आपने बनाए हैं। याद रखिएगा,
रचना के आधार पे, रचना मतलब जिनको हमने रचा है। दूध वाला, दूध अलग शब्द था, वाला अलग था, हमने दोनों को मिला के दूध वाला, जो दूध बेचता है उसको दूध वाला बोलना शुरू कर दिया, है ना। सब्जी, इसके पहले जब अगर आप ये शब्द नहीं बनाते तो आप सभी को सीधे क्या बोलते, बेचने वाला, व्यापारी बोलते। दूध बेचने वाला भी व्यापारी है, सब्जी बेचने वाला भी व्यापारी है ना, किराने का सामान बेचने वाला भी व्यापारी। लेकिन दूध बेचने वाले को दूध वाला, सब्जी बेचने वाले को सब्जी वाला, मिठाई बेचने वाले को मिठाई वाला। तो ये सारे शब्द हमने बनाए हैं। तो ये शब्द क्या हो जाते हैं हमारे रचना के आधार पर यौगिक शब्द। कुछ शब्द थे जो योग रूढ़ है, यानी यौगिक की तरह मिलाए भी हैं और किसी एक अर्थ के लिए फिक्स भी हैं। जैसे हमने बोला था लंबोदर, जिसका लंबा उदर होता है, बड़ा सा पेट होता है, वो लंबोदर था। तो लंबोदर सिर्फ किसको हम बोलते हैं, हर बड़े पेट वाले को लंबोदर नहीं कहते। लंबोदर शब्द सिर्फ आप गणपति जी के लिए प्रयोग करते हैं। नीलकंठ, अगर किसी का गला गलती से नीला हो गया तो क्या वो नीलकंठ हो जाएगा, नहीं। वास्तव में जिसका गला नीला है वह सिर्फ कौन है, महादेव जी हैं। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो फिक्स सिर्फ एक ही व्यक्ति या एक ही शब्द के लिए हैं, वो शब्द कहलाते हैं आपके योग रूढ़ शब्द। या तो फिर एक तीसरा था आपका प्रयोग के आधार पर। नॉर्मली आप शब्दों को कैसे प्रयोग करते हैं उसके आधार पर भी आप अपने दुनिया के जितने भी भाषा के शब्द हैं उनको दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी शब्द जिनमें चेंज आ सकता है। कैसे चेंज, अगर उसके आगे कोई लिंग लगा है तो वो शब्द अगर बदल जाए, अगर वचन के हिसाब से आपका शब्द बदल जाता है या कारक के हिसाब से यदि आपका शब्द बदल जाता है तो वह शब्द विकारी शब्द हो जाते हैं। जैसे संज्ञा, संज्ञा हमेशा लिंग के हिसाब से बदल जाती है। लड़की, सीता, है ना, सीता लड़की है, राम लड़का है। जबकि लड़का लड़की लिंग है, तो लिंग के हिसाब से राम और सीता अपने आप में डिफाइन हो गए, तो उनमें चेंजेस आ जाते हैं। फिर सर्वनाम भी, वह खाता है और वह जाती है, तो सर्वनाम भी क्या होता है, कभी कभी लिंग या उसके हिसाब से बदल जाते हैं। फिर क्रिया और विशेषण ये भी बदल जाते हैं लिंग वचन कारक के हिसाब से, तो इनको हम विकारी शब्द कह सकते हैं जो चेंज होते रहते हैं। लेकिन जिन शब्दों में लिंग या वचन के वजह से कोई चेंज नहीं आता है वह शब्द कहलाते हैं अविकारी। मोटा लड़का भी होता है और मोटी लड़की भी होती है ना। तो इस प्रकार हमने शब्दों को समझा था कि शब्दों को हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं और वो कितने होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाक्य। क्या पढ़ेंगे हम, वाक्य बेटा, है ना। ये रहा वाक्य आपका। वाक्य की डेफिनेशन देखिए, बहुत सरल। शब्दों के सार्थक और क्रमबद्ध समूहों को, शब्दों के सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। समूह को वाक्य कहते हैं। पूर्ण विराम, ठीक है। अब कैसे, आपने जब वर्णों को व्यवस्थित जमाया था तो शब्द बना था। जब आप शब्दों को व्यवस्थित जमाते हैं तो क्या बन जाता है, वाक्य, है ना। जाता है राम, शब्द तो है लेकिन व्यवस्थित नहीं है। राम जाता है, जब आपने उसको व्यवस्थित किया और क्रमबद्ध किया और उसका कोई मतलब निकला तो वो क्या कहलाया, वाक्य कहलाया। उदाहरण देखिए, राम लिखता है ना। अब ये तो बहुत सरल है। वाक्य के दो अंग होते हैं। अब वाक्य के भी दो अंग कौन से होते हैं, देखिए, वाक्य के अंग, ठीक है।
वाक्य के अंग दो होते हैं बेटा। एक होता है आपका उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। कैसे होते हैं देखिए। उद्देश्य का मतलब होता है कि आपने जो भी वाक्य लिखा है उसमें कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। हम पढ़ देते हैं आपके लिए। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मछलियां तालाब में तैर रही हैं, तो वाक्य में मछलियां उद्देश्य हैं। हम लोग नॉर्मली उद्देश्य को कर्ता भी कहते हैं, यानी वाक्य में सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है ना, जिसके बिना वो सेंटेंस बन ही नहीं सकता, वो वाक्य शुरू ही नहीं हो सकता है, कंप्लीट ही नहीं हो सकता है, उसे हम लोग कहते हैं उद्देश्य या कर्ता, करने वाला कर्ता। क्योंकि वाक्य में उद्देश्य ही कार्य करने वाला होता है। और दूसरा होता है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में, इसके बारे में जो कुछ भी लिखा जाएगा उसे विधेय कहा जाता है। जैसे मैंने अभी वाक्य लिखा था कि मछलियां तालाब में तैर रही हैं। ये देखिए बेटा, वाक्य मैंने लिखा, मछलियां तालाब में तैर रही हैं। अब ध्यान दीजिए बेटा, इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय, ये पूरा विधेय है और ये हमारा क्या है, उद्देश्य है। कैसे, मैं फिर दोहराती हूँ, देखिए बेटा। जब आपका कोई सा भी सेंटेंस होता है ना, तो उसमें जो व्यक्ति काम करने वाला होता है या जो मुख्य व्यक्ति होता है, अगर मैं मछली हटा दूं और सिर्फ इतना बोलूं तालाब में तैर रही है, कौन तैर रही है, कहां तैर रही है, कैसे तैर रही है, सबसे पहला क्वेश्चन कौन, यानी जिसके बिना ये वाक्य पूरा हो ही नहीं सकता, शुरू ही नहीं हो सकता है, वो कहलाता है हमारा उद्देश्य। क्या कहलाता है, उद्देश्य। अरे आप जब भी कुछ काम करेंगे, कुछ बोलेंगे भी, तो उसका कोई रीजन होता है ना, कोई एम होता है। बिना एम के तो कुछ होता ही नहीं है दुनिया में। कोई वाक्य कहाँ से बनेगा, यहाँ तक कि कोई फीलिंग भी नहीं होती है। तो हर चीज का कुछ ना कुछ रीजन होता है, तो वाक्य में भी तो कोई रीजन होगा ना। ये है हमारा रीजन। मछलियां हमारा उद्देश्य है। मछलियों के बिना ये वाक्य किसी काम का ही नहीं है। तो जब वाक्य में जो कर्ता होता है या काम करने वाला होता है या जिसके बारे में हमको बताया जाता है, वो व्यक्ति या वह शब्द क्या कहलाता है, आपका उद्देश्य। और विधेय, वाक्य में उद्देश्य को छोड़कर फिर जितना कुछ बचता है ना, वो सब कुछ उसके बारे में होता है, वो सब कहलाता है विधेय। क्या कहलाता है, विधेय। मैं जाता हूं तो मैं उद्देश्य हूं, जाता हूं विधेय है। मैं नहीं होऊंगा तो काम कौन करेगा। वह आता है तो वह उद्देश्य है, आता है बात की बात है, वह होगा ही नहीं तो आएगा कौन। लड़कियां ग्राउंड में खेलती हैं, है ना, क्या करती हैं लड़कियां, मैदान में खेलती हैं। तो लड़कियां नहीं होंगी तो मैदान में कौन खेलेगा। तो लड़कियां उद्देश्य हो गई, मैदान में खेलती, वो बात की बात है, वो लड़कियों पे डिपेंड कर रहा है, लड़कियों से जुड़ा हुआ है कि लड़कियां मैदान में खेलती हैं। बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, तो बच्चे नहीं होंगे तो कक्षा में कौन पढ़ेगा। तो हमारा उद्देश्य कौन हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, कक्षा में पढ़ते हैं, वो जिससे रिलेटेड है वो होता है आपका उद्देश्य। और उद्देश्य से संबंधित बाकी बाद में जो भी लिखा जाता है उसे हम कहते हैं विधेय। बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, तो कक्षा में पढ़ते हैं, वो सब किसके बारे में बोला था, बच्चों के बारे में। तो बचा हुआ सारा जितना भी आपका वाक्य है आधा, वो विधेय कहला जाता है बेटा। तो इस प्रकार जैसे मैं एक वाक्य बोलती हूँ तो आप बहुत अच्छे से जान जाएंगे
कि उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। जैसे रामू गाय चराता है, देखिए आपको पिक्चर दिया गया है, हर्षिता गीत गा रही है। तो उद्देश्य जो आगे आप पहला शब्द लिखते हैं वाक्य को शुरू करने के लिए, संज्ञा या सर्वनाम भी हो सकता है वो वाला शब्द, वो सभी शब्द आपके उद्देश्य होते हैं बेटा। बच्चे खेल रहे हैं, देखिए अध्यापिका पढ़ा रही हैं। फूल उद्देश्य, खेल रहे हैं, फूल नहीं होंगे तो कौन खेलेगा। बच्चा रोता है, यानी रोने की क्रिया किस पे डिपेंड कर रही है, बच्चे पे। काजल विद्यालय जाती है, विद्यालय जाना किसके ऊपर आधारित है, काजल के ऊपर। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे विधेय के लिए उद्देश्य का होना आवश्यक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा वाक्य के प्रकार। देखिए आपकी पुस्तक में वाक्य के 8 प्रकार दिए गए हैं। वाक्य भी 8 तरह के होते हैं। कैसे होते हैं, उनका जो सेंस निकलता है या जो उनका अर्थ निकलता है ना बेटा, उसके आधार पे, उसके बेस पे आप वाक्यों को, सेंटेंस को 8 कैटेगरी में बांट सकते हैं। हम यहाँ लिखते हैं पहली कैटेगरी जो होती है वाक्य के प्रकार, है ना, वाक्य के प्रकार। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के हैं। चलिए, पहला विधानवाचक। दूसरा है आपका निषेधवाचक। निषेधवाचक। तीसरा है बेटा प्रश्नवाचक। जिस प्रकार आपके मन में उठने वाले सारे भाव एक ही प्रकार के नहीं होते हैं, है ना, कभी कभी आपके मन में प्रश्न पैदा होता है, कभी कभी मन में आपके उत्तर बनता है ना, कभी कभी आपके मन में किसी को ऑर्डर देने का भी भाव आता है। तो क्या आप अपने सभी भावों को बोलने के लिए या बताने के लिए एक जैसा ही वाक्य प्रयोग करेंगे? नहीं, है ना। मेरे मन में यदि किसी को मना करना है, किसी बात के लिए अगर मना करने का भाव आया है, तो मेरा वाक्य बदल जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ऐसा बोल देती हूँ, है ना। और यदि मेरे मन में किसी के लिए हाँ वाला वाक्य है या मैं किसी से सहमत हूँ, तो मैं उसके लिए साधारण सिंपल वाला वाक्य बोल देती हूँ, हाँ मैं भी चलूंगी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी चीज को देखकर मेरे मन में कुछ आश्चर्य हो जाए, है ना, किसी भूत को देखकर मुझे डर लग जाए, किसी फूल की सुंदरता देखकर मुझे अच्छा लगे, तो उसके लिए फिर क्या होता है, मेरे मन में आश्चर्य आ जाता है, तो मैं फिर क्या बोलूंगी, अरे ये फूल कितना सुंदर है। मान लीजिए कोई गिर गया, तो मेरे मुंह से क्या वाक्य निकलेगा, तुम गिर गए? नहीं, अरे तुम गिर गए। अपने आप मेरे मन के भाव बदल जाते हैं। तो मेरे मन के भाव बदले तो मेरे मुंह से निकलने वाला वाक्य भी तो बदल गया ना भाई। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने वाक्यों को अपने मन के भावों के अनुसार हमने क्या करा है, 8 प्रकार में बांट लिया है। कैसे, देखिए इसका मैं एक एक उदाहरण भी लिखती जाऊंगी आपको समझाने के साथ, तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, पहला जो हमारा वाक्य होता है वो होता है बेटा विधानवाचक। जब कोई बात आपके मन में बहुत साधारण तरीके से आती है, तो और उसमें कोई भी तकलीफ नहीं होती, कोई स्पेशलिटी नहीं होती है, तो वो वाला भाव या उस तरह के भाव को बताने के लिए जो आप वाक्य बोलते हैं, वह सारे वाक्य जो होते हैं वो विधानवाचक होते हैं। मैं जाता हूँ, वह आता है, वह खाता है, राम खाना खा रहा है ना, राम गाना गा रहा है। सिंपल सी बात है, राम गाना गा रहा है, ये सरल बात है। अगर
नहीं गा रहा, मतलब क्या हो गया है कि उसमें काम नहीं हो रहा। तो राम गाना नहीं गा रहा है, नहीं गा रहा है, यानी कि यहाँ पर उस काम का निषेध हो गया है। तो वहां पर हमने क्या बोल दिया है, निषेधवाचक वाक्य, यानी वाक्य में नहीं वाली चीज विशेष हो गई है। लेकिन अगर कोई मन में प्रश्न हो जाए, क्या राम गाना गा रहा है, राम क्या कर रहा है ना, तो सिंपल मैं इसी वाक्य बनाती हूँ, क्या राम गाना गा रहा है। मेरे मन में प्रश्न आया तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया मैंने, तो मेरा वाक्य कैसा बन गया, प्रश्न वाला। तो प्रश्न वाला यदि भाव मेरे मन में आया और उसको बोलने के लिए मैंने जिस तरह का सेंटेंस प्रयोग किया वो हो जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। फिर अगर मान लीजिए मुझे ऑर्डर देना है, मेरे मन में कभी कभी रहता है, जाओ मेरे लिए पानी लाओ, राम गाना गाओ, तो क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक, राम गाना गाओ। मैंने उसको क्या बोला, ऑर्डर दिया, गाओ, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे किसी चीज में डाउट हो तो मैं क्या करूंगी, है ना, शायद शब्द लगाती हूं ना मैं, शायद राम गाना गा रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई दे रहा है, शायद राम गाना गा रहा है। भैया हमने पहले ही बोला है, हमारे मन में हमेशा एक जैसे भाव पैदा नहीं होते, तो हमारे मन से निकलने वाले, मुख से निकलने वाले वाक्य भी एक जैसे नहीं होते हैं। संकेतवाचक, संकेत का मतलब होता है किसी की तरफ इशारा करना, है ना। अगर ऐसा हो कि राम गाना गाता तो अच्छा लगता, यदि मैं विद्यालय जाता तो मुझे अच्छा लगता, यदि मैं पढ़ाई करता तो मैं पास हो जाता। यानी एक चीज किसी दूसरी चीज की तरफ यदि संकेत करे बेटा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाला वाक्य, है ना। यदि प्रतीक तेज चलता तो हम विद्यालय समय पर पहुंच जाते, यदि राम जल्दी आता तो उसका गाना पूरा हो जाता, है ना। यदि से हम शुरू करते हैं, यदि राम जल्दी आता तो उसका गीत पूरा हो जाता, है ना, उसका गीत पूरा हो जाता। क्योंकि राम देर से आया, उसका गाना देर से शुरू हुआ, तो उसका गीत पूरा नहीं हो पाया, है ना। फिर छठा हो गया है, सातवां है आपका विस्मयादि। मैंने अभी कहा था, अरे तुम गिर गए, ओ मैं तो फेल हो गया, वाह कितना अच्छा गीत है। तो ये ऐसे शब्द जब आप अपने वाक्य में आश्चर्य प्रकट करने के लिए प्रयोग करते बेटा, तो उन वाक्यों को हम कहते हैं विस्मयादिवाचक वाक्य। क्या कहते हैं, विस्मयादिवाचक वाक्य। अरे तुम कितना अच्छा गाते हो, तो ये जो अरे शब्द मैंने लगाया ना और ये वाला चिन्ह, तुम कितना अच्छा गाते हो, तो ये वाला वाक्य क्या हो जाता है हमारा, विस्मयादि वाचक। ऐसे और भी होते हैं जहां पर कभी कभी आप वाक्य में विस्मय यानी कि आश्चर्य प्रकट करते हैं। अंतिम कभी कभी इच्छा, हमारे मन में किसी चीज की इच्छा उत्पन्न होती है और उसके लिए जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो वो सारे वाक्य कहलाते हैं इच्छावाचक वाक्य, है ना। जैसे हे ईश्वर मेरी मदद करो, या ईश्वर तुम्हें सफल करे, तो ऐसे जो वाक्य होते हैं, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, तो ऐसे वाले वाक्य भी क्या होता है, जब कभी बर्थडे आता है किसी का, हम लोग उसके लिए वेल विश करते हैं ना, कि भगवान करे तुम बहुत लंबी उम्र प्राप्त करो, या ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे, तो वो वाले वाक्य भी क्या होते हैं, हमारे इच्छावाचक वाक्य होते हैं। ईश्वर तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे,
है ना। तो इस प्रकार हम अपने वाक्यों को अपने भावों के अनुसार अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। और ये जो कैटेगरी है वो टोटल कितनी है? 8 है बेटा। कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक बार सभी लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। चाहे तो आप अपने समझने के लिए इसको अपनी कॉपी में या रफ कॉपी में लिख सकते हैं। सभी छात्र इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए बेटा, ताकि कहीं पर भी कोई त्रुटि ना रहे। चलिए, इसके पश्चात अब हम अपने इस पार्ट से संबंधित अभ्यास प्रश्न आरंभ कर रहे हैं। तो सभी छात्र जो हैं वे अपनी पुस्तक निकालेंगे और हम अपनी पुस्तक में ही इस कार्य को अब आगे बढ़ा रहे हैं बेटा। तो सभी लोग जल्दी से अपनी पुस्तक निकालें। बहुत ही संक्षिप्त में हमें इसमें कार्य दिया गया है। देखिए बेटा, आपकी पुस्तक में पेज नंबर 177 निकालिए सभी। राइट इन ओनली बुक। क्लियर लिख रही हूं? पेज नंबर 177 एंड 178। एक्सरसाइज नंबर 1, बहुत सरल, सही विकल्प पर चिन्ह लगाना है। देखिए, पहला है क। अग्नि किस प्रकार का शब्द है? तद्भव है, तत्सम है या देशज है? तो बहुत सरल, उत्तर नंबर ब, यह कैसा वाला शब्द है? तत्सम है। तो तत्सम के ऊपर इस तरह से सही का चिन्ह लगा दीजिए। फिर नीलकंठ किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ तो नहीं है, यौगिक भी नहीं है, हाँ वो दो शब्दों से मिलकर बना है जो किसी के लिए रूढ़ हो चुका है। तो वह कैसा शब्द है हमारा? योग रूढ़ शब्द। इस तरह से सही लगा लीजिए। ग नंबर पे देखिए बेटा, पाठशाला किन दो शब्दों से मिलकर बना है? पाठी धनशाला तो नहीं होगा क्योंकि पाठीशाला हो जाएगा। पाठ धनशाला हो सकता है, पाठ धन शाला।
तो ब वाला विकल्प हमारा सही है। तीसरा चौथा है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। हमने आपको बताया था इसमें से उद्देश्य बताना है। तो जो कार्य या वाक्य जिस शब्द के बिना शुरू ही ना हो सके और जिसके बिना उस वाक्य में कोई भी उद्देश्य ही ना हो, वह शब्द कहलाता है उद्देश्य। तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी के बिना आकाश में कौन उड़ रहा है, कोई मतलब नहीं। तो हमारा सही विकल्प क्या है, अ वाला पक्षी। ठीक है, इसे इस तरह से टिक लगा लीजिए। इसके पश्चात आप आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 3। रिक्त स्थान है हमारे पास, देखिए बेटा, रिक्त स्थान भरे। अब पहला क बहुत सरल तरीके से दिए गए हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में अपना रूप बदलकर प्रयुक्त होते हैं, यानी थोड़े सरल रूप में, वे कहलाते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, सूर्य रिक्त स्थान वाला शब्द है, सूर्य हमारा तत्सम शब्द है। उसके पश्चात ग वाला देखिए रिक्त स्थान, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था प्रश्नवाचक। और घ, जिन वाक्यों में काम का नहीं होना पाया जाता है उन्हें कहते हैं निषेधवाचक वाक्य, है ना, वाक्य। ठीक है, फिर अगली एक्सरसाइज में आपको एक एक वर्ण दे दिए गए हैं, उनका प्रयोग करना है और हमें क्या करना है, सार्थक शब्द बनाना है। जैसे पहला उन्होंने करके दिखाया हुआ है हमें, एक्सरसाइज नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 3, सार्थक शब्द बनाइए। पहला आपका इस तरह से बॉक्स बना हुआ है, आपको दिया है इसमें शी का र, फिर बीच में एक दिया है शब्द दू और यहाँ दिया है प। यानी अब हमें ऐसा वर्ण एक एक दे दिए, इनको यूज करके शब्द बनाना है जिनका कोई अर्थ निकले। तो जैसे हमने बनाया पादुका, है ना, फिर प, कोई सा शब्द बनाना है जिसके बीच में प आना चाहिए, है ना। तो क्या हो सकते हैं, जैसे छिपना, छिपना। सेकेंड वाला आपको यहाँ पर देखिए दिया गया बेटा, क न म, यानी आपको शब्द के आगे के अक्षर दे दिए गए हैं और उनको लेकर आपको एक एक शब्द बनाना है। तो हम यहाँ पर जो शब्द बना रहे हैं, आप उसके अलावा भी इन वर्णों से शुरू होने वाले कोई और दूसरे वर्ण भी बना सकते हैं। जैसे क से कमल, न से नयन, म से क्या बना सकते हैं, मौखिक, है ना। फिर आपको एक और वहां पर इस तरह का वर्गाकार आकृति दी गई है और उसमें भी आपको कुछ अक्षर शुरू के दे दिए हैं। देखिए, इन्हें भी पर ये 4 अक्षरों के हैं बेटा। ठीक है, तो हम इन्हें प्रयोग करते हैं। जैसे द से कौन सा शब्द बन सकता है, दरवाजा, है ना। फिर अ से अचकन,
शब्द बता सकते हैं? उदारता, है ना? उदारता का मतलब क्या होता है? दया। अचकन पहने जाने वाला वस्त्र होता है। और दरवाजा जो है वो तो आपको पता है। मौखिक यानी बोलना, नयन यानी कि आँख, कमल यानी कि फूल, छिपना यानी कि किसी से छिपना, पादुका यानी पैरों में पहने जाने वाली। तो इस प्रकार हमारा यह कार्य पूर्ण हुआ है। आप लोग शीघ्रता से इस कार्य को उतार लीजिए। इसके पश्चात हम यहाँ पर प्रश्न उत्तर लिख रहे हैं बेटा। हम यहाँ पर सीधे उत्तर लिख रहे हैं क्योंकि प्रश्न बेटा आपकी पुस्तक में लिखे हुए हैं। तो सभी लोग ये कार्य शीघ्रता से करेंगे। उत्तर नंबर एक्सरसाइज नंबर 2 प्रश्न उत्तर। उत्तर नंबर क। देखिए बेटा, वर्ण से आप क्या समझते हैं? क्योंकि ये प्रश्न वैसे तो हमारे पार्ट 2 से संबंधित है, फिर भी हम लिख देते हैं, है ना? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ध्वनि को वर्ण कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप सभी ने इस कार्य को कर लिया है। अगला प्रश्न, शब्दों का निर्माण कैसे होता है? उत्तर नंबर ख। शब्दों का निर्माण कैसे होता है? शब्दों का निर्माण कैसे होता है? 2 या 2 से अधिक सार्थक वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। शब्दों का वर्गीकरण कीजिए। शब्दों का वर्गीकरण 3 प्रकार से इस प्रकार है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। और तीसरा, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। ग वाला प्रश्न आपका बहुत सरल। वाक्य की परिभाषा लिखिए। वाक्य के कितने भेद होते हैं?
वाक्य की परिभाषा हम लोगों ने बहुत ही सरल शब्दों में लिखी है। शब्दों के सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह को, शब्दों के सार्थक क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने भेद हैं, है ना? वाक्य के 8 भेद हैं। वाक्य के 8 भेद हैं। पूर्ण विराम। अंतिम प्रश्न उन्होंने हमसे पूछा है, विकारी और अविकारी शब्द किसे कहते हैं बेटा? तो बहुत आसान सी बात है, विकारी और अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और उसे की नीचे की लाइन में लिख दीजिए, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द कहते हैं। पूर्ण विराम। अच्छी तरह से देख लीजिए। तो यहाँ पर आज हमारा यह पाठ पूर्ण होता है बेटा, अपने प्रश्न उत्तरों के साथ में वाक्य और आपका शब्द वाला पाठ। ठीक है, तो अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तब हम लोग अपनी इसी पुस्तक को फिर से आरंभ करेंगे। सभी छात्र ध्यान से उत्तरों को पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे। और यदि फिर भी आपको कोई इसमें परेशानी आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इस कार्य को बहुत आराम से घर पे कर सकते हैं। सभी लोग एक बार इसे उतार लीजिए। देखिए बेटा, ये उत्तर आप लोगों के लिए थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको वहां पर 2 लाइन की अर्थात 2 रेखाओं की स्थान दिया गया है और उन्होंने हमसे प्रश्न भी 2 पूछे थे, इसलिए हमने इसके लिए 2 परिभाषाएं लिखी हैं कि एक तो विकारी शब्द और एक तो अविकारी शब्द। ठीक है, उसके पहले उन्होंने हमसे वाक्य पूछा था, तो हमने सिर्फ वाक्य के 8 भेद के बारे में बताया है। वाक्य के 8 भेदों के नाम हम लोगों ने नहीं लिखे हैं। तो सभी लोग शांति से इस कार्य को संपन्न कर लें।
चलिए, तो आज के इस कार्य को हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सभी व्यक्ति और छात्र छात्राएं इस कार्य को अच्छी तरीके से अपनी सिर्फ और सिर्फ पुस्तक में पूर्ण करेंगे। कोई भी छात्र ये नहीं पूछेंगे कि मैम इसे कॉपी में लिखना है। हम पार्ट 3 तक आ चुके हैं और सभी को पता है कि पेंसिल जो ग्रामर बुक का कार्य है बेटा, वह कार्य हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी पुस्तक में कर रहे हैं। तो इसके आगे का भी कार्य हम लोग सिर्फ अपनी पुस्तक में ही करने वाले हैं। तो हम अपनी आज की कक्षा यहीं समाप्त कर रहे हैं। ठीक है।